तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum, dear students. Here I'm teach to physics class 10th. If you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे पास ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनिएगा तो होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 एंड द टॉपिक इज़ 15.8 विच इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 जो हम धारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द टॉपिक इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन अ नेबर कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे कॉइल की वजह से जो उसके साथ ही प्लेस है उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। इस तरह से फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो कॉइल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने कॉइल ए का नाम दिया और सेकंड को हम लोगों ने बी का नाम दिया। कॉइल ए को हम लोगों ने प्राइमरी का नाम दिया, कॉइल बी को हम लोगों ने सेकेंडरी का नाम दिया। ए को हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया और सेकंड वन को हम लोगों ने एक स्विच या बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग सप्लाई को ऑन करते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारा जो वोल्ट मीटर है या गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगी। तो स्टूडेंट्स, ये शो करता है कि दूसरे कॉइल में करंट हमारे पास इंड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है इस कॉइल के साथ, ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन शो हुई है हमारे पास दूसरे कॉइल में। मतलब दूसरे कॉइल में कुछ ना कुछ जो करंट की वैल्यू है वो इंड्यूस्ड हुआ है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट कॉइल है उसको हम लोगों ने अटैच कर दिया एक अल्टरनेटिंग करंट के साथ, ठीक है। फर्स्टली हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। Suppose a system of two coil A and B are placed to each other. The coil A is connected to a battery and switch while sensitive galvanometer is connected to coil B. Coil A को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और coil B को हम लोगों ने गल्वानोमीटर के साथ या किसी भी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना। We observe that when the switch of the coil A is closed, the galvanometer show a manometer deflection. लेकिन जैसे ही सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन द गैल्वेनोमीटर अगेन शो डिफ्लेक्शन बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस। अब जैसे ही हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हुई। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से डिफ्लेक्शंस को शो करते हैं। अब जब अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में से पास करेगा, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। अब चूँकि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली चेंज हो रहा है, मतलब मिनिमम ऐसे मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। तो इसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ पास करेंगी तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें से करंट इंड्यूस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा
ठीक है, तो वो हमें बताएगा कि कितने वोल्टेज की मतलब हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई है। अब इसमें से कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस में से लाइंस पास करेंगी तो वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ पास करेंगी तो उसमें से करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एक नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड करवाना करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ फर्स्ट कॉइल, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, when the switch of the coil A is closed, then the current begins to flow to the coil which the magnetic field is developed across the coil. Okay, some of the magnetic field lines of this field will start passing through the coil B. The current is changing the coil A. हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्विच ए को मतलब जो हमारा प्राइमरी कॉइल थे उसको हम लोगों ने जो स्विच के साथ अटैच किया, बैटरी के साथ अटैच किया हुआ था, हम लोगों ने जब स्विच को ऑन किया तो उसकी वजह से हमारे पास सेकंड कॉइल में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हुई, कॉइल बी में हमारे पास चेंजिंग आया। ठीक है, हैंस द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज अक्रॉस द कॉइल बी चेंजेस ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी इन अकॉर्डेंस टू द फैराडेज लॉ. The current in the coil A becomes steady and the number of magnetic field lines across the coil A will become constant. Students, there are no more change in the number of magnetic field lines of force pass through the coil B due to the induced current in the coil is zero. ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगेन सेम बातें ही रिपीट की गई हैं कि अगर कॉइल A जो हमारे पास जो बेसिकली ट्रांसफार्मर है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसी में भी सेम हमारे पास दो कॉइल मौजूद होते हैं, उसमें हम लोग एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। एक में चेंज होता है तो दूसरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे कॉइल से भी चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग सप्लाई है उसका हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल हमारे पास नेगेटिव होता है। सेम इस केस में भी जब पॉजिटिव साइकिल मतलब के पास आउट होगा तो उसके अकॉर्डेंस वहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल है उसमें करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरे साइकिल में जब नेगेटिव साइकिल से करंट पास होगा तो वहाँ पे जो एक नेगेटिव साइकिल जनरेट हो जाएगा। इस तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है, वो वहाँ पे कंटिन्यू होती है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट जो ट्रांसफार्मर है वो भी अल्टरनेटिंग करंट उससे भी पैदा किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना आपको म्यूचुअल इंडक्शन का आपको का फिनोमिना आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से एक कॉइल के में चेंजिंग लाने से दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिकली किस तरह से चेंजिंग आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है 15.9 वो है हमारे पास ट्रांसफार्मर। बेसिकली ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की, हम अभी पढ़ के आए हैं। जब एक कॉइल में से करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब पास करता है किसी दूसरे कॉइल में तो उसमें से करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही हम लोग करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ट्रांसफार्मर हर उस डिवाइस में, हर उस अप्लायंसेस में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना हो, सच एज द गेम सिस्टम्स, प्रिंटर्स एंड द स्टीरियोज ट्रांसफार्मर ऑफ देयर वर्क। इस तरह से जो हमारा मोबाइल चार्जर है उसमें भी हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ होता है जो हमारे पास वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा होता है। फर्दर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है। ओके, फर्स्टली द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफर, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स विच इज वन इज प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंड इज एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है,
फर्स्टली हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर को देखें तो एक हमारे पास है प्राइमरी कॉइल और दूसरी साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं उन्हें हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया। अब जो ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड पे हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं NP से, ठीक है। NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड और सिमिलरली स्टूडेंट जो सेकंड कॉइल के अगेन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं NS से, ओके। There are represented by number of turns in a primary coil and the secondary coil is represented by NP and NS. अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ AC voltage, the changing current creates a changing magnetic field which is carried through the core of the secondary coil. In the secondary coil, the changing field induced an alternating EMF. जब हम लोग प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं एक AC सोर्स के साथ, ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल से मूव होता हुआ फ्लो होता हुआ इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब पास करेगा सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, अब सेकेंडरी कॉइल में भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो वहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये EMF हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है वो पास आउट कर रही है, जब भी इसमें EMF इंड्यूस्ड हुआ तो इसमें जो वोल्टेजेस हुआ इन्हें हम कहेंगे वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VS से। एंड सिमिलरली हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी उसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम लोग VS के से रिप्रेजेंट करेंगे। VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, और VS प्राइमरी वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी वोल्टेज बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं प्राइमरी वोल्टेज पे, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज जितने ज़्यादा होंगे इतने वहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी वोल्टेज के, ठीक है। एंड आल्सो द सेकेंडरी वोल्टेज आल्सो स्टूडेंट्स ये हाईलाइट करने वाला द सेकेंडरी वोल्टेज इज आल्सो डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कॉइल है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल मतलब बेसिकली हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो एक रेशियो पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जितने आपके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे इतने वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वोल्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड होंगे। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि VS ओवर VP इज़ इक्वल टू NS ओवर NP। बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज़ इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फार्मूला है, आपने इस फार्मूले को ध्यान से रीड आउट करना है। ओके, इफ़ द सेकेंडरी कॉइल इज लार्जर देन अ प्राइमरी कॉइल देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफर। अब ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है उसकी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। स्टेप अप ट्रांसफ़र ऐसा होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफ़र क्या होता है, जो वोल्टेज को डिक्रीज़ कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। ये वोल्टेज को कम कर देता है। अब स्टेप अप ट्रांसफ़र, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज देन इट इज़ कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 15.19a है हमारे पास, जहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज मतलब के कम होंगे और सेकेंडरी ज़्यादा होंगे तो उनमें हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो स्टेप अप ट्रांसफ़र में है इसमें हमने ये कंडीशंस एक ये भी देखी है कि जो वहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और प्राइमरी वोल्टेजेस कम होंगे। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी कॉइल के कम होंगे। जब हम कहेंगे जो वोल्टेजेस हैं वो सेकेंडरी टाइप पे यूज़ होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है।
अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज देन इट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमारे पास कम हो एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज तो हम उन्हें कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र में वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी हैं वो हमारे पास लेस देन होंगे हमारे पास वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी में। ये हमारे पास कब होगा? उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल है वो हमारे पास लेस देन होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल के। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इसके साथ साथ बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर के कुछ लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ही ना हो तो उस ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? एन इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी सर्किट इज़ इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, हम लोग उसमें प्राइमरी साइड पे जो पावर इंड्यूस्ड हो रही है वो इक्वल है सेकेंडरी साइड वाली पावर के। अगर ये दोनों पावर इक्वल हैं तो सच दैट के ट्रांसफार्मर के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ तो इस ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। अब पावर का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू VI के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी टाइप ऑफ पावर इक्वल है प्राइमरी टाइप के तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो VPP मतलब प्राइमरी साइड ऑफ पावर इज इक्वल टू द सेकेंडरी टाइप ऑफ पावर। इट मीन्स टू डैट VPIP मतलब प्राइमरी पावर है और जो VSIS है वो हमारे पास सेकेंडरी पावर्स वाली साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसे डिस्कस करते हैं। इफ़ अ ट्रांसफार्मर is used to supply voltage to a 12 volt model train which draw current 0.8 ampere. Calculate the current in a primary if the voltage in the of the AC source is 240 volt. हमारे पास जो वोल्टेज है प्राइमरी का वो हमारे पास 240 है और वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी है वो हमारे पास 12 वोल्ट है। हम लोगों को करंट की वैल्यू भी सेकेंडरी में अक्रॉस दे दी गई है, वो हमारे पास 0.8 एम्पर है। हम लोगों ने प्राइमरी के लिए करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन फार्मूला है इनपुट पावर ऑफ द प्राइमरी इज़ इक्वल टू द आउटपुट पावर ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। हम लोग इसमें वैल्यूज़ पावर के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, पावर इज़ इक्वल टू हमारे पास होती है P इज़ इक्वल टू VI। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पावर अक्रॉस द प्राइमरी एंड पावर अक्रॉस द सेकेंडरी, और हम यहाँ से करंट फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम लोग करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से अगर IP को कैलकुलेट करना चाहें तो ISVS डिवाइडेड बाय VP आ जाएगा। ओके, और यहाँ से हम लोग इन वैल्यूज़ को इसमें देन पुट आउट करेंगे तो सिंपली हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे पास जो अब सेकेंडरी करंट की वैल्यू थी वो हमारे पास है 12 वोल्ट, और अगेन हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर वो 0.8 एम्पेयर है एंड द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज़ इक्वल टू 240 वोल्ट। स्टूडेंट्स, हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.04 एम्पेयर वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक नंबर 15.10 है विच इज़ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अब स्टूडेंट्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है? जो हमारे पास ये एक ऐसी डिवाइसेस है जो हमारे पास दूर दराज इलाके होते हैं उनमें हमारे पास हाई वोल्टेजेस को
को मतलब कि जो पावर स्टेशन तक है उनको हाई वोल्टेज को हम लोग उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास ये सिस्टम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, मतलब ये वोल्टेज को सप्लाई करती है। फर्स्टली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूजुअली जनरेट एट प्लेस एज वेरी फार्म ऑफ द प्लेसेस विच इज वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। The power is transmitted over a long distance ahead and high voltage to minimize a loss of energy to form of a during transmission. हम लोग किसी वोल्टेज को किसी दूर दराज इलाकों तक कन्वर्ट करने के लिए, उसे ले जाने के लिए हाई वोल्टेज हम लोग इस ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोगों ने नाम दिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। As the heat dissipated in the transmission of the cable of the resistance R is I square RT। ठीक है, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। Hence the reducing the current through the cable power is lost in the form of heat dissipation can be also be reduced। स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, उसको हम लोग हरारत की शक्ल में एनर्जी को ज़ाया नहीं होती, जिस वायर या कंडक्टर से हम लोग का करंट फ्लो कर रहा होता है, लेट्स सपोज उसकी रेजिस्टेंस हम लोगों ने आर ले ली, तो उसके अक्रॉस जो हमारे पास उसकी जो हीट एनर्जी की जो वैल्यू हुई वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होगी। ओके, अब जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा मतलब एनर्जी के लॉस को बचाने के लिए हम लोगों ने बेसिकली पावर स्टेशन को यूज़ करते हैं। अब पावर स्टेशन पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप की मदद से उसको इंक्रीज़ किया जाता है। So the alternating voltage is stepped up by the generating stations। हम लोग alternating voltage को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, by generating systems के थ्रू। In transmitted the main substation, the voltage is stepped down and it is transmitted to the switching the transformer station or the cable or the city substations। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास जिसमें हाई वोल्टेज को मेन स्टेशन की तरफ हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस तरह वोल्टेज का जो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र के ज़रिए कम करके हम लोग जो करके जो सिटी सबस्टेशंस हैं उनकी तरफ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। At the city substation, it further stopped or down to the 220 voltage and supplied to the consumers। अब जो ये 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रही है बिजली, ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस मतलब मेन सबस्टेशंस के थ्रू होते हुए हमारे घरों तक आती है डिफरेंट मतलब प्रोसेस से गुजर के। ट्रांसफार्मर प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन अ पावर स्टेशन। जो ट्रांसफार्मर हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं पावर स्टेशंस में। बेसिकली ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क करते हैं ऐसी जनरेटर पर अल्टरनेटिंग करंट पर विच इज़ वन रीज़न वाई द मेन पावर सप्लाइड टू एन अल्टरनेटिंग करंट। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मेन रीज़न है कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट है 220 वोल्ट का करंट आता है। बेसिकली हम लोगों के जो घरों में करंट यूज़ होता है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि हम लोगों को जो उसमें वोल्टेज है वो उसमें डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर एक हम लोग बल्ब ऑन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिंग करंट होगा तो हम लोग उसकी वैल्यू को वोल्टेज को चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रो कहते हैं करंट को, ठीक है, मैग्नेट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो करंट काज होता है उसे हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये बहुत से डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, सॉफ्ट आयरन है। इसके अलावा कैन आल्सो बी यूज बाय मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। अब ये दो फॉर्म्स हैं, हम लोग मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइजेशंस, ये दो फिनोमिना हैं, हम इनमें भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। इसकी एक फॉर्म है रिले। इट कैन बी मैनी डिवाइसेस लाइक रिले एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब रिले क्या है इसको हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये रिले बेसिकली कंसिस्ट होती है, इसका हमारे पास ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल स्विच है रिले, जो दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से हम लोग इसको ऑन या ऑफ करते हैं रिले को, ठीक है। फर्स्ट स्विच है ये कंसिस्ट होती है दो स्विचेस पर। फर्स्ट इसका स्विच जो हम लोगों ने दिखाया गया है
देन हम लोगों को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट शो किया गया हुआ है, देन एक हमारे पास एक आयरन आर्मेचर शो किया गया हुआ है। फर्स्ट इसका स्विच हमारे पास किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो सेकेंड वन स्विच हमारे पास कनेक्टेड है किसी सर्किट के साथ। ओके स्टूडेंट, जो रिले है बेसिकली वो दो किट्स पर कंसिस्ट करता है। पहले सर्किट को हम लोग कहते हैं इनपुट सर्किट, ओके, और सेकंड वन जो हमारे पास सर्किट होता है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट सर्किट, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। रिले इज़ यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट, ठीक है। जो रिले है बेसिकली वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसे दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से हम लोग इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। A relay is electrical switch with open and close under the control and other electrical circuit, okay. फर्स्ट स्विच जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट स्विच, सप्लाई टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट वन एंड ऑफ द आयरन आर्मेचर। फर्स्ट स्विच है जिसे हम लोगों ने इसको कहा इनपुट स्विच है, ठीक है। वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस करंट की वजह से मैग्नेट में मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाना शुरू हो जाती है, मतलब उसमें मकनातीसियत पैदा होना शुरू हो जाती है। The armature then close to the contact second switch and allow current to the flow in a second circuit, ठीक है। अब जो आर्मेचर है ये हमारे पास आर्मेचर है, आर्मेचर का ये हमारे पास सेकंड स्विच है। आर्मेचर का जब जो सेकंड स्विच है वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आर्मेचर के जैसे ही हम लोग दूसरे स्विच को ऑन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। When the first switch is opened, then the current to the electromagnet stop. Now the electromagnet loses magnetism and the second switch is opened and the flow of current stops in the second circuit. अब जब पहला स्विच है उसको हम लोगों ने ऑफ किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें से करंट हमारे पास स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनमें मैग्नेटिक जो फोर्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पास करंट स्टॉप होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिसियत है जो उसकी वो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट की वैल्यू हमारे पास करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस नहीं होगा। अब उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कोई पैदा नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। So the other example of the electromagnetic effect is an electric current or the loudspeaker, circuit breaker and the door latches. स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग किसी दूसरे सर्किट में करंट का फ्लो भी वो रुक जाता है। जब पहला स्विच हम लोगों ने ऑफ किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट जो बहना है वो स्टॉप कर गया, जिसकी वजह से जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो भी मतलब ख़त्म हो गई। जब जैसे ही हम लोगों ने दूसरे स्विच को ऑफ किया तो उसमें से करंट हमारे पास रुकना शुरू हो जाता है और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सम अदर एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि लाउड स्पीकर्स में ये प्रोसेस होता है और हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर्स में भी ये प्रोसेस होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने रिले सर्किट को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।